नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खुश और शानदार होंगे। तो दोस्तों, ये रतन टाटा वाली वीडियो का पार्ट 2 है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब ये खबर फैली कि टाटा ने जगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया है, दुनिया फिर हक्की रह गई। लोग बोले, भारत लग्जरी ब्रांड्स का मालिक, ये कैसे हो गया। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, एक चाय पानी देने वाला देश जगुआर चलाएगा। लेकिन रतन कभी किसी की बातों से प्रभावित नहीं होते थे। कुछ सालों में जगुआर लैंड रोवर ने दुनिया भर में चमक दिखाई। लोग दंग रह गए। जिन्होंने मजाक उड़ाया था, वही आज तारीफों के पुल बांध रहे थे। पर रतन के लिए असली जीत तालियां नहीं थी। असली जीत वो दिन था जब एक एक कर्मचारी ने सम्मान महसूस किया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में रतन टाटा की कहानी जितनी बिजनेस सफलता की है, उससे कहीं ज्यादा इंसानियत की है। एक बार हिमाचल में एक बच्ची ने उन्हें चिट्ठी लिखी। सर, हमारी स्कूल की बस बहुत पुरानी है, कभी भी खराब हो जाती है, क्या आप मदद कर सकते हैं। आम लोग सोचते कि ये तो एक छोटी बच्ची की चिट्ठी है, लेकिन रतन के दिल में वो चिट्ठी उतर गई। उन्होंने चुपचाप पूरी नई बसें भिजवा दी। किसी ने प्रचार नहीं किया, किसी फोटो शूट की जरूरत नहीं पड़ी। रतन टाटा का एक ही सिद्धांत था, भलाई की कोई तस्वीर नहीं होती, भलाई सिर्फ महसूस की जाती है। एक बार एक युवक ने उन्हें ईमेल किया कि उसकी मां का इलाज बहुत महंगा है और उसके पास पैसे नहीं है। रतन ने तुरंत मदद की। युवक बाद में कहता है, मैंने दुनिया में भगवान को नहीं देखा, लेकिन अगर भगवान इंसान के रूप में होता तो वो रतन टाटा जैसा होता। और सच यही है, क्योंकि इस इंसान के अंदर गुस्सा नहीं, ख्वाहिश नहीं, अहंकार नहीं, बस करुणा है। रतन टाटा के ऑफिस में एक नियम था। जब भी कोई कर्मचारी उनसे बात करने आता, वो उसकी आंखों में देखकर बात करते, क्योंकि वो मानते थे कि इंसान की इज्जत उसकी जगह से नहीं, उसकी नजर से तय होती है। जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो टाटा समूह के हजारों लोग रो रहे थे। वो सिर्फ एक चेयरमैन नहीं, एक परिवार का मुखिया थे। और जब वो ऑफिस से निकल रहे थे, उन्होंने वही पुराना नानो चलाकर घर जाना चुना। लोग हैरान रह गए, इतना बड़ा आदमी, इतनी साधारण सवारी। रतन ने बस इतना कहा, सादगी ही असली शक्ति है। और यह बात उन्होंने जीवन भर निभाई। उनकी जीवन की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कभी अपने आप को महान नहीं माना। जब भी लोग उनकी तारीफ करते, वो कहते, मैं तो बस वही करने की कोशिश करता हूं जो मुझे सही लगता है। अगर मैंने किसी की मदद की है तो वो मेरी सफलता है। लेकिन उनकी सफलता सिर्फ मदद में नहीं, उनकी नीयत में है। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जिसमें शक्ति भी थी, विनम्रता भी, सपने भी थे और दूसरों के आंसू भी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बड़ा बनना आसान है, लेकिन अच्छा बनना सबसे कठिन। और रतन टाटा वही इंसान हैं जिन्होंने बड़ा बनने से पहले अच्छा बनना चुना। उनके जीवन में एक बात हमेशा गूंजती रही, किसी को अच्छाई दिखाने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, दिलदार होना जरूरी है। और रतन टाटा दिलदार थे, हैं और रहेंगे। उनकी कहानी आगे और भी गहरी होती जाती है, जहां बिजनेस नहीं, इंसानियत की जीत बार बार दिखती है। जहां रतन टाटा सिर्फ उद्योगपति नहीं, बल्कि उम्मीद बन जाते हैं। रतन टाटा की जिंदगी के उन पन्नों में एक ऐसी गहराई है जिसे पढ़ते हुए लगता है कि इंसान सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं होता। कुछ लोग दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए आते हैं, और रतन ऐसे ही लोगों में से हैं। उनके जीवन का सबसे अनकहा, सबसे सच्चा हिस्सा यह है कि उन्होंने हमेशा लोगों को अपनी प्राथमिकता में रखा, भले ही दुनिया उन्हें बिजनेस टाइटन कहती रही। उनकी एक पुरानी आदत थी, जब भी वे किसी फैक्ट्री का दौरा करते, वे सबसे पहले मजदूरों से मिलते। लोग कहते कि कोई चेयरमैन मजदूरों के साथ समय क्यों बिताए, पर रतन कहते, असल ताकत तो यही है, ये लोग मुस्कुराते रहे तो कंपनी खुद आगे बढ़ती जाएगी। उनकी बातों में उतनी ही मिठास थी जितनी सादगी उनके स्वभाव में। वो कभी ऊंचे प्लेटफॉर्म से भाषण नहीं देते थे, वो नीचे आकर खड़े हो जाते, कर्मचारियों से ऐसे मिलते जैसे परिवार के सदस्यों से मिल रहे हो। कोई भी उनसे बात करते समय न डरता था, न झिझकता था।
एक बार जमशेदपुर की स्टील फैक्ट्री में एक बुजुर्ग मजदूर उनसे मिलने आया। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी, लंबे साल पहले रतन टाटा से मुलाकात की फोटो। उसने ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहा, सर, जब आप पहली बार यहां आए थे, आपने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि हम साथ में कंपनी को आगे ले जाएंगे। देखिए, मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन आपकी बातों ने मुझे हमेशा ताकत दी। रतन उस बुजुर्ग के साथ बैठ गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आपने ही तो हमें आगे बढ़ाया है। आपके जैसे लोग नहीं होते तो हम क्या करते। वो बुजुर्ग रो पड़ा और एक चेयरमैन का दिल भी उसी क्षण पिघल गया। ऐसी घटनाएं लोगों ने गिनती से ज्यादा देखी। शायद इसीलिए टाटा सिर्फ कंपनी नहीं, एक भरोसा बन गया। लेकिन हर सफल रास्ते में कुछ गहरे अंधेरे मोड़ भी आते हैं। 26 नवंबर की मुंबई हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया। ताज होटल टाटा समूह का हिस्सा था। दुनिया ने उस दिन सिर्फ आतंक नहीं देखा, बल्कि साहस और इंसानियत भी देखी। रतन उस घटना से बुरी तरह टूट गए थे। उनके लिए यह इमारत नहीं, परिवार था। हमले के बाद वे खुद एक एक कर घायल कर्मचारियों और उनके परिवारों से मिलने गए। कोई कैमरा नहीं था, कोई मीडिया नहीं था। वो खुद अस्पतालों में गए, गलियों में गए, उन परिवारों के घरों तक गए जिनके सदस्यों को खो दिया गया था। एक कर्मचारी के बेटे ने कहा, हमने सोचा था कोई नहीं आएगा, पर सर खुद हमारे दरवाजे पर खड़े थे। रतन ने उन परिवारों का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा, आप अकेले नहीं हैं। ये दर्द सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है। उन्होंने न सिर्फ घायल लोगों का पूरा इलाज करवाया, बल्कि जिन परिवारों ने अपने लोग खो दिए थे, उन्हें जीवन भर की आर्थिक मदद दी। लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब एक बुजुर्ग मां ने रतन को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तू आया, अब मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन रतन ने महसूस किया कि एक चेयरमैन होना एक पद है, लेकिन एक इंसान होना एक आशीर्वाद है। एक और घटना उसी इंसानियत का प्रतीक है। कहीं से पता चला कि एक छोटा सा गांव, जहां टाटा वाटर प्रोजेक्ट से पानी पहुंचना था, वहां किसी दिक्कत की वजह से आज भी महिलाएं दूर दूर जाकर पानी भर रही थीं। जानकारी मिलते ही रतन टाटा ने कहा, अगर मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है तो ये प्रोजेक्ट अधूरा नहीं रहेगा। और अगले ही दिन टीम वहां पहुंच गई। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हमें लगा ये सब सिर्फ कागजों में होता है, पर आप लोगों ने सच में आकर हमारी जिंदगी बदल दी। रतन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिंदगी बदलना बड़ा शब्द है, हमने सिर्फ अपना काम किया है। उनका जवाब छोटा था, लेकिन अर्थ बहुत बड़ा। रतन टाटा मानते हैं कि बिजनेस सिर्फ मुनाफे से नहीं, भरोसे से चलता है। वो हमेशा कहते, पैसा आए या जाए, अगर लोग हमारे साथ खड़े हैं तो हम कभी नहीं गिरेंगे। उनका यह विश्वास टाटा ट्रस्ट में भी देखा जाता है। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उन्होंने समाज के लिए समर्पित किया। किसी ने कहा था, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसा कमाते हैं, और दूसरे वो जो पैसे का काम बनाते हैं। रतन टाटा दूसरी श्रेणी में आते हैं। जब वे रिटायर हुए, कई लोग सोचने लगे कि अब शायद वो शांत जीवन जिएंगे, लेकिन रतन तो शांत तब भी नहीं थे जब वे चेयरमैन थे। वो काम करने से नहीं, मतलब खोजने से चलते हैं, और इसी वजह से वे स्टार्टअप्स तक पहुंच गए। उनके पास रोज सैकड़ों मेल आते, छोटी छोटी कंपनियां, नए बच्चे, नए आइडिया, सब उनसे उम्मीद रखते कि शायद रतन उन्हें मौका देंगे। और रतन हर मेल पढ़ते थे, हाँ, हर एक, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। एक बार एक स्टार्टअप टीम ने लिखा, सर, हमें किसी बड़े निवेशक की नहीं, किसी बड़े इंसान के भरोसे की जरूरत है। रतन ने तुरंत जवाब दिया, जब भरोसा सच्चा हो तो मैं साथ हूं। उन्होंने युवाओं को सिर्फ पैसा नहीं दिया, उनके सपनों में ईंधन भरा। वो हर युवा को यही कहते, डर कर मत जियो, दुनिया में कोई बड़ी चीज डरे हुए लोगों ने नहीं बनाई। उनका यह विश्वास आज भी काउंटलेस एंटरप्रेन्योर्स के दिलों में चमकता है। एक दफा एक लड़की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उसकी दादी रतन टाटा से मिलना चाहती है। कोई नहीं सोच सकता था कि रतन जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं मिलने आऊंगा। और वे सचमुच पहुंचे, बिना किसी तामझाम, बिना किसी मीडिया के।
दादी ने उन्हें देखा और कहा, तुम इतने बड़े आदमी होकर भी हमारे घर आए? रतन ने हंसकर जवाब दिया, बड़ा मैं नहीं हूं, आपकी इच्छा बड़ी थी। यही फर्क रतन को दूसरों से अलग बनाता है। उनके ऑफिस में एक पालतू कुत्ता रहता था, टाइगर। रतन उसके साथ वैसे ही खेलते थे जैसे कोई बच्चे के साथ खेलता है। वे कहते, कुत्ते इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं, इनके दिल में छल नहीं होता। रतन का प्यार सिर्फ लोगों के लिए नहीं था, जानवरों के लिए भी था। उन्होंने मुंबई में स्ट्रे डॉग्स के लिए एक बड़ा एनिमल शेल्टर फंड किया। एक बार किसी ने पूछा, सर आप इतने विनम्र कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरी दादी ने कहा था, अगर तुम्हारी आवाज सबसे तेज हो तो तुम्हें चुप रहना चाहिए। अगर तुम्हारा दिल सबसे बड़ा है तो तुम्हें किसी को बताना नहीं चाहिए। शायद यही वजह है कि उनकी आवाज धीमी है, लेकिन असर दुनिया भर में है। उनका व्यक्तित्व शांत है, लेकिन कहानी तूफान जैसी है। उनके जीवन में प्यार भी आया, कुछ रिश्ते बने, कुछ टूटे, पर रतन ने कभी किसी को दोष नहीं दिया, न कभी दुख का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा था, कुछ सपने पूरे नहीं होते क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और लिखा होता है। उनके शब्द सुनकर लगता है कि ये आदमी अंदर से कितना सुंदर है। इंसानियत, सम्मान, कृतज्ञता और सादगी, ये 4 चीजें रतन टाटा के जीवन की चाबी है। आज जब लोग उनसे मिलते हैं तो सबसे पहले यही महसूस करते हैं कि यह आदमी कितनी शांति लेकर चलता है। उनकी चाल में कोई घमंड नहीं, उनके शब्दों में कोई वजन नहीं, लेकिन उनके दिल में दुनिया के लिए इतनी जगह है कि शायद उसी का नाम महानता है। रतन टाटा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो अभी भी लिखा जा रहा जीवन है। अभी भी लोग उनसे सीख रहे हैं कि अच्छा बनना मुश्किल नहीं, बस ईमानदार होना पड़ता है। और इससे बड़ा सबक क्या होगा कि दुनिया का इतना बड़ा इंसान खुद को अभी भी एक आम, सरल, साधारण इंसान मानता है। शहर की भीड़ में खोए हुए इंसान कभी कभी किसी ऐसी आवाज को सुन लेते हैं जो उन्हें खुद के अंदर की खामोश दुनिया तक पहुंचा देती है। वही आवाज थी जो उस सुबह हवा में तैर रही थी, जब आरव नाम का एक युवक अपनी जिंदगी से पूरी तरह टूट चुका था। उसका करियर बिखर चुका था, सपने धुंधले थे और उसके दिल में एक भारी सा डर था कि शायद वह कभी कुछ नहीं कर पाएगा। वह अपनी सोच से लड़ते लड़ते थक चुका था। उसी टूटे हुए पल में वह एक बुक स्टोर में चला गया, शायद सिर्फ इसीलिए कि कहीं तो उसे सुकून मिल जाए। किताबों के बीच से एक हल्की सी चमकते हुए लाल काले कवर वाली किताब ने उसका ध्यान खींचा। ऊपर लिखा था, रतन टाटा माय स्टोरी। उसने किताब उठाई, हाथ कांप रहे थे, दिल भारी था और लगा जैसे इस किताब के पन्नों में कोई ऐसा जवाब छुपा हो जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। पहला ही पन्ना जैसे उसकी रूह से बात करने लगा। कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने भविष्य का फैसला मत करने दो। ये लाइन पढ़कर उसके अंदर कुछ टूट भी गया और थोड़ा सा जुड़ भी गया। कहानी शुरू होती है एक मासूम लड़के से, रतन, जिसके माता पिता अलग हो चुके थे, जो दादी के घर में पला, जो प्रेम की तलाश में था, लेकिन दुनिया की चुप्पी उससे ज्यादा तेज थी। बचपन अकेलेपन में बीता, पर वह अकेलापन उसके अंदर एक ऐसी ताकत बना गया जो आगे चलकर करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद बन गई। रतन टाटा की कहानी पढ़ते पढ़ते आरव खुद के अंदर झांकने लगा। उसने महसूस किया कि इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह खुद को गिरकर भी संभालना सीखता है। किताब में आगे लिखा था, मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं डर के बावजूद भी कदम आगे बढ़ाऊं। ये शब्द जैसे उसके दिल पर हाथ रखकर बोले, तू भी चल, मत रुक, अभी खेल बाकी है। आरव पन्ने पलटता गया और रतन टाटा की जिंदगी के संघर्ष उसके सामने किसी फिल्म की तरह खुलने लगे। इंजीनियरिंग की डिग्री, अमेरिका में पढ़ाई, परिवार की कंपनी, और फिर वह पल जब पूरी टाटा कंपनी जैसे बिखरने लगी थी। लोग कहते थे कि यह उनका सबसे कमजोर दौर था। आलोचनाएं, ताने, डर, दबाव, सब कुछ एक साथ। दुनिया उनसे उम्मीद छोड़ रही थी, लेकिन उन्होंने खुद से उम्मीद नहीं छोड़ी। किताब के एक हिस्से में रतन टाटा लिखते हैं, मैं अकेले बैठकर रोया भी था। मैं टूट चुका था, मैं अकेले बैठकर रोया भी था।
लेकिन मैंने सीखा कि रोने में कोई शर्म नहीं है। असली सवाल ये है कि गिरकर तुम उठते हो या नहीं। आरव उस लाइन पर देर तक अटक गया, जैसे हर शब्द उसकी नसों में उतर रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसके अंदर भी वही आग है जो अब भी बस राख में छुपी हुई है। कहानी आगे बढ़ती है और किताब बताती है कि एयर इंडिया के निजीकरण में कैसे सबने उन्हें गलत समझा, मीडिया ने ताने कसे और विरोधियों ने कहा यह फैसला कंपनी को डुबा देगा। लेकिन रतन टाटा ने कहा, हम भारत को उसके उड़ान का हक वापस दिला रहे हैं। उनका विश्वास, उनकी सादगी, उनका देश के लिए प्यार किताब के हर पन्ने में आग की तरह जलता था। आरव पढ़ते पढ़ते खुद को इस कहानी में कहीं देख रहा था। उसने महसूस किया कि जैसे रतन टाटा सिर्फ अपना जीवन नहीं सुना रहे, बल्कि इंसान को यह समझा रहे हैं कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता अगर तुम पूरी ईमानदारी से अपनी मंजिल का रास्ता तय करना चाहते हो। किताब में एक पल आता है जब टाटा मोटर्स बदहाली में थी और दुनिया कह रही थी कि इसे बेच दो, पर रतन टाटा ने कहा, नहीं, यह हमारा है, हम इसे वापस खड़ा करेंगे। लोग हंसे, आलोचना हुई, लेकिन उसी जिद से टाटा ने इंडिका, नैनो और वह अद्भुत सफर शुरू किया जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। आरव ने यह हिस्सा पढ़ा तो उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा कि इंसान दुनिया की आवाजों में इतना उलझ जाता है कि अपनी खुद की आवाज सुनना बंद कर देता है। लेकिन रतन टाटा ने हमेशा अपनी आवाज सुनी। गिरने पर उठे, टूटने पर बने, हारने पर रुके नहीं। वही बातें आरव के दिल में तूफान की तरह घूम रही थीं। एक हिस्से में रतन टाटा लिखते हैं, अगर कोई काम सिर्फ पैसे के लिए करो तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे, लेकिन अगर कोई काम लोगों के लिए करो तो पैसा खुद तुम्हारा पीछा करेगा। आरव इस लाइन पर देर तक टिक गया। उसने सोचा, मैं हर दिन बस पैसे के पीछे भाग रहा था, शायद इसी वजह से मैं अंदर से खाली हो गया। किताब आगे बताती है कि रतन टाटा कितनी सादगी से रहते थे। छोटी कार में घूमते, मिनिमल लाइफस्टाइल रखते और एक एक फैसला सोच समझ कर लेते। उनका एक वाक्य आरव के दिल में सीधा उतर गया, मैं इतना लंबा जीवन जी चुका हूं कि मुझे पता है लोग तुम्हें कैसे देखना चाहते हैं। इससे ज्यादा जरूरी है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। आरव धीरे धीरे किताब में इतना खो गया कि उसे लगा जैसे रतन टाटा सामने बैठे उसे समझा रहे हो। वह हर दर्द, हर हार, हर संघर्ष को अपनी कहानी का हिस्सा समझने लगा। किताब के अंतिम हिस्से में रतन टाटा अपनी उम्र, अपने आखिरी दिनों की शांति और अपने निर्णयों की कहानी बताते हैं। वह लिखते हैं, मेरी सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं, लोगों का विश्वास है। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता था और यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये पढ़कर आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि जिंदगी की दौड़ में वह इंसान बनना ही भूल गया था। वह किताब बंद करता है, लेकिन उस किताब के शब्द उसके दिल में एक नई दुनिया खोल देते हैं। उसे महसूस होता है कि चाहे हालात कितने भी खराब हों, कहानी हमेशा आगे बढ़ सकती है। बस एक कदम, बस एक कोशिश, बस एक साफ दिल चाहिए। उस रात आरव देर तक बैठा सोचता रहा। वह पहली बार अपने डर को स्वीकार कर रहा था और पहली बार उसे लग रहा था कि वह फिर से शुरू कर सकता है। उसने अपने टूटे सपनों को उठाया, झाड़ा और कहा, मैं तैयार हूं एक और कोशिश के लिए। और अगले ही सुबह उसने अपने करियर, अपने सपनों और अपनी जिंदगी का एक नया पन्ना लिखना शुरू किया, उसी किताब की तरह जिसने उसके भीतर की रोशनी वापस लौटा दी।